नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। बसपा ने इस दौरान कैडर वोट बचाने की कवायद शुरू कर दी है। संगठन में दिखाई दे रहा है दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने जिला इकाइयों का गठन शुरू कर दिया है। एक दो जिलों में ही दी गई सामान्य वर्ग को तरजीह। जिला इकाइयों में 60% एससी, 30% ओबीसी और 10% मुस्लिम पदाधिकारी। तो लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। मायावती ने फिर से संगठन के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। बीएसपी ने कैडर वोट बचाने की कवायद शुरू कर दी है। इस दौरान संगठन में दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने जिला इकाइयों का गठन कर दिया है। इसमें एक दो जिलों में ही सामान्य वर्ग को तरजीह दी गई है। ज्यादातर जिलों में 60% शेड्यूल कास्ट, 30% ओबीसी और 10% मुस्लिम पदाधिकारी बनाए गए हैं। तो मायावती पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी हार बीएसपी को मिली, एक भी सीट बीएसपी नहीं जीत पाई, इसको देखते हुए मायावती ने अब कवायद तेज कर दी है। बीएसपी ने अपने वोट बैंक को, अपने कैडर वोट बैंक को बचाने की कवायद तेज कर दी है। ऐसे में संगठन में दलित, ओबीसी और मुस्लिम का गठजोड़ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने जिला इकाइयों का गठन शुरू कर दिया है। एक दो जिलों में ही सिर्फ सामान्य वर्ग को तरजीह दी गई है। बाकी सारे जिलों में, सभी जिला इकाइयों में 60% एससी, 30% ओबीसी और 10% मुस्लिम पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब मायावती पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीएसपी में फिर से अपने कैडर वोट को बचाने के लिए बीएसपी ने कवायद तेज कर दी है। अगर जिला इकाइयों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो तरजीह दी गई है वो या तो एससी, ओबीसी और मुस्लिम लोगों को दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा जो है 10 सीटों वाली सांसदों की सीट शून्य पर पहुंच गई, इससे कहीं ना कहीं बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन भी बढ़ गई और साथ ही साथ अपना वजूद बचाने की अब कवायद भी बसपा प्रमुख मायावती ने शुरू कर दिया है। और सबसे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जो एक्शन लिया हुआ था, जो नेता जो है गद्दारी कर रहे थे बसपा के साथ, उनको बाहर का रास्ता दिखाया और साथ ही साथ कैडर को मजबूत कराने की जिम्मेदारी अब नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है। और बात करें जो इकाइयां हैं जिलों की, उसको भंग करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले दिनों लखनऊ, उन्नाव समेत कई जिलों की इकाइयां भी पुनर्गठित किया और साथ ही साथ अब बसपा का फोकस अपने कैडर वोटर बचाने को लेकर है। और कैडर वोट, दलित वोट कैडर वोट माना जाता था, वह भी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सपा की तरफ रुख कर गया था। और वोट बचाने के लिए अब बसपा प्रमुख मायावती हर नुस्खे का इस्तेमाल कर रही हैं और खासकर ओबीसी व मुस्लिम गठजोड़ को देखते हुए दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। और जिस तरह से चुनाव के बाद पार्टी ने जिला इकाइयों का एक गठन किया है, जिसमें 2 जिलों में ही सामान्य वर्ग को तरजीह दी गई है। खासकर मुस्लिम मतों को साधने के लिए बसपा प्रमुख मायावती का यह कार्ड और यह फार्मूला कितना सफल होता है, लेकिन जिस तरह से लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीएसपी का जो कोर वोट बैंक था वो इस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो या मुस्लिम हो। ऐसे में जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव के ठीक बाद मायावती सक्रिय और ज्यादा हो गई। आकाश आनंद को एक बार फिर से जिम्मेदारियां सौंपी। उसके बाद पहले मायावती सिर्फ और सिर्फ लखनऊ या दिल्ली तक ही सीमित रहती थी। अब की बार हमने देखा कि वो तमिलनाडु भी गई, कर्नाटक भी गई, बाहर भी उन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। क्या माना जाए, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा एक बीएसपी खोती जा रही है उसको वापस बरकरार रखने के लिए और यूपी में जिस तरह से वोट बैंक घटा है मायावती का, उसको बरकरार रखने के लिए ये जो अब नया फॉर्मूला मायावती लेकर आई है कि जिला इकाइयों में
एससी, ओबीसी और मुस्लिम पदाधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये कितना सफल यहां पर होते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर चलकर कहीं ना कहीं बीजेपी और बसपा को बड़ा झटका दिया है और ठीक इसी के नक्शे कदम पर अब कहीं ना कहीं बसपा भी चल पड़ी है। बसपा ने पीडीएम का फार्मूला अपनाया है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ शामिल है और यह फार्मूला सेट करने के लिए लगातार बसपा प्रमुख मायावती की मीटिंग भी चल रही है और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति के मोर्चा के पदाधिकारी हैं उनसे लगातार रिपोर्ट ली गई और जो मंथन हुआ उसमें साफ उभर कर आया कि बसपा की सबसे बड़ी हार की वजह यह रही कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटर जो है खिसक गए और यही वजह रही कि बसपा की जमीन भी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से खिसक गई। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को मायावती का पीडीएम फॉर्मूला कितनी टक्कर यहां पर देता है और कैसे फिर से अपने वोट बैंक को मायावती कंसोलिडेट करती है, ये वक्त बताएगा। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बात करते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध तरीके से जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई हुई है। 5 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। एसडीएम, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक पर एक्शन हुआ है। लेखपाल, पेशकार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। शासन की तरफ से विभागीय कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सतर्कता विभाग की तरफ से आय से अधिक संपत्ति की जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद से खबर, जहां अवैध तरीके से जमीन हड़पने से जुड़ा ये पूरा मामला। अब इस मामले में कार्रवाई यहां पर हुई है। 5 अधिकारी और कर्मचारी को निलंबित किया गया है। एसडीएम, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक पर बड़ा एक्शन यहां पर प्रशासन ने लिया है। लेखपाल, पेशकार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और शासन की तरफ से विभागीय कार्रवाई के साथ ही एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सतर्कता विभाग की तरफ से आय से अधिक संपत्ति की जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवैध तरीके से जमीन हड़पने का ये पूरा मामला, फिरोजाबाद से खबर, जहां अवैध तरीके से जमीन हड़पने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 5 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और पेशकार, इन 5 पर गाजगिरी है। शासन की तरफ से विभागीय कार्रवाई के साथ ही इन 5 पर एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सतर्कता विभाग की तरफ से आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा एक पूरा मामला, जिस मामले में जांच के निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अतुल कुमार का। अतुल, फिरोजाबाद से जिस तरह से अवैध तरीके से जमीन हड़पने से जुड़ा एक पूरा मामला, क्या कुछ ये मामला है, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील का है, जहां गांव रुदैनी में एक किसान की जमीन का अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने बंदरबाट किया था और 75 बीघा जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करा ली थी। उसके बाद लगातार डीएम से शिकायत की थी और मीडिया में ये फिर बात सामने आई थी। उसके बाद लगातार जो जांच थी, वो जांच रिपोर्ट आने के बाद 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसमें एसडीएम विवेक राजपूत, तहसीलदार नवीन कुमार और लेखपाल सहित लगभग 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो सर जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, साथ ही जिस तरह से बड़ा एक्शन लेते हुए 5 अधिकारियों और कर्मचारियों, जिसमें एसडीएम भी शामिल है, नायब तहसीलदार भी शामिल है, उनको सस्पेंड किया गया है। एफआईआर दर्ज करने की भी बात आई है। क्या इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है? जी बिल्कुल, साफ तौर से बता सकते हैं, सिरसागंज में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकी जो इनकी संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति के जो जांच की जाएगी, उसकी भी बात सामने आ रही है। जी, यानी यहाँ पर मुश्किलें यहाँ पर साफ तौर पर इन अधिकारियों के लिए बढ़ते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम जानकारी के लिए। वहीं लगातार हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने से
डूब क्षेत्र में खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को नोटिस और लाउड स्पीकर से अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा में यमुना में स्थित हजारों फार्म हाउस को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिस पर प्रशासन ने लोगों से पशुओं और सामान को सुरक्षित जगह पर ले जाने की अपील की है। बता दें कि पिछले साल यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों को भारी नुकसान हुआ था। तो नोएडा से खबर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बारिश के बाद जिस तरह से नदी नाले उफान पर है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से अब आसपास के क्षेत्र में भी जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो ऐसे क्षेत्रों से थोड़ा दूर हो जाए और अपना जरूरी सामान जो है वो भी हटा ले या कहीं और ले जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं नितिन चौधरी का। नितिन, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों पर, नेपाल भी पानी छोड़ रहा है, उत्तराखंड भी पानी छोड़ रहा है, जिसके बाद तमाम नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है, नदी नाले उफान पर है, उसका असर यहां पर नोएडा तक देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए रिया, बिल्कुल लगातार जैसे ही बारिश का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो लेकिन बात की जाए तो नोएडा की, तो नोएडा में लगातार पुलिस प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो पहले ही अलर्ट हो गए हैं। लेकिन उसके बाद देखा ये जाता है कि लगातार जैसे ही बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, अलग अलग जिलों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार जो है उस पर दायरा कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से उत्तराखंड से पानी छोड़ा जा रहा है, वहीं नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसको देखते हुए पिछली बार की घटना को बात की जाए तो पिछली बार जो है 2000 से ज्यादा लोगों को जो है नोएडा पुलिस ने जो है रेस्क्यू करके बाहर निकाला था। लेकिन ऐसे ही खतरा को देखते हुए दोबारा से यमुना का जलस्तर बढ़ने को खतरे को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है, लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों से कहा जा रहा है कि वो जल्दी जल्दी अपने घरों को खाली कर दें। जिस तरीके से लगातार जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है पहाड़ों में और नेपाल के अंदर, तो उस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन पानी यही तस्वीरें पिछले साल भी सामने आई थी। पिछले साल भी हमने देखा था यमुना का जलस्तर इस कदर बढ़ गया था कि आसपास के जो गांव थे, नोएडा के कई सारे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। उसके बाद हालांकि प्रशासन हरकत में आया था, आपने भी बताया कि लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन अब जिस तरह से ये सिर्फ मानसून का शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में ही ऐसी तस्वीरें सामने आना, क्या ये माना जाए कि प्रशासन को जो तैयारियां करनी चाहिए थी पहले से वो नहीं हुई या नाकाफी तैयारियां की गई थी? और जिस तरह से लोगों से शिफ्ट यहां पर लोगों को कराया जा रहा है प्रशासन द्वारा, क्या माना जाए ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है? परमानेंट सोल्यूशन की तरफ कब रुख किया जाएगा? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया, क्या प्राधिकरण की बात की जाए चाहे नोएडा पुलिस की बात की जाए, क्योंकि नोएडा की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह है वो लगातार जो है निरीक्षण कर रही है। जिस तरीके से बाढ़ का जो एरिया है वो 1300 एकड़ के उसके खिलाफ आता है, लेकिन उसके बाद लगातार जो है 2000 लोग पिछली बार जो अगस्त में बाढ़ का खतरा मंडराया गया, क्योंकि जमुना में जो पानी है वो काफी बढ़ जाता है, वो नोएडा तक जो है लोगों को ले बैठता है। लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, कहा था कि जिस तरीके से बाढ़ का खतरा मंडरा है, जौन से जिले में बाढ़ की संभावना है, क्योंकि देखा जाता है लगातार जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है तो लगातार नोएडा में जो लोग रह रहे हैं, यमुना के किनारे जो लोग रह रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्राधिकरण पिछली बार से लगातार लोगों से यही अपील कर रहा था। लेकिन उस तरीके से देखा जाता है जो पुश्ता बने रहते हैं यमुना नदी के किनारे लोग बसे हुए जो गाँव है, उन गाँवों में जो है लगातार पानी भर जाता है। लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रशासन की बात की जाए, प्राधिकरण की बात की जाए तो प्राधिकरण पूरी तरीके से नाकाम है, क्योंकि उससे पहले उन्हें पता रहता है कि आखिरकार बाढ़ का खतरा जब मंडराता है तो उसमें लगातार जो आसपास के लोग गांव हैं उन गांवों में पूरी तरीके से सुरक्षा की जाए, लगातार उसकी अपील जो है लोगों से करी जाए, क्योंकि इस तरीके से जब देखा जाता है बाढ़ का पानी आता है, प्रशासन द्वारा लोगों को यहाँ पर अलर्ट जरूर किया जा रहा है, जागरूक जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी यहाँ पर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, रांची में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है। ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक कांकेर अंचल के चामा गांव में ईडी की रेड थी, जिसके बाद आपको बता दें कि ईडी जमीन कारोबारियों के यहां लगातार दबिश दे रही है। इसके पहले भी कमलेश सिंह को पूछताछ के लिए 12 जुलाई को बुलाया गया था। बता दें कि अब तक ईडी ने जो भी समन जारी किया है
उसमें से किसी भी समन पर कमलेश सिंह ईडी के सामने हाजिर नहीं हुआ। गौरतलब है कि पिछली बार ईडी ने कमलेश के घर से 1 करोड़ के नकदी राशि और 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए थे। तो जमीन कारोबारी कमलेश के घर पर ईडी ने छापा मारा है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलेश सिंह को ईडी ने 12 जुलाई को समन किया था। कई सारे समन ईडी ने भेजे थे, हालांकि किसी भी समन का कमलेश सिंह ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद जमीन कारोबारी कमलेश सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची और वहां छापा मारा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से जमीन कारोबारी कमलेश सिंह के खिलाफ ईडी की जो तलवार है वो और ज्यादा लटकती जा रही है, कमलेश सिंह की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। हालांकि कई बार समन भेजा गया था लेकिन कमलेश सिंह हाजिर नहीं हुए। अब किस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई, क्या जानकारी? लगातार ईडी इस दिनों जमीन कारोबारियों पर लगातार उनकी जो कनेक्शन है, जो उनकी सेल्स है वो पर वो लगातार काम कर रहे, तफ्तीश कर रही है। आपने पिछले दिन देखा होगा कि कमलेश के यहाँ समन भेजने के बाद भी वो मौजूद नहीं हुए, तो वैसे में उनके घर की तलाशी ली गई। तलाशी में उनके आवास से 1 करोड़ रुपये और 100 कारतूस बरामद किए गए। तो ऐसे में जो उनके घर के से जो भी दस्तावेज जमा किए, उस दस्तावेज की शुरुआत के आधार पर कल ईडी ने अंचल कार्यालय में छापा मारा है और कई वहां दस्तावेज वहां जब्त किए गए। कई जमीन कारोबारियों की जमीन जब्त की गई है। वैसे में सीए जो है वहां के जय कुमार हैं, वो उनकी भी सारी मोबाइलें उनकी ईडी ने जब्त कर ली है और उनसे अब मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद जब तहकीकात होगी तो पूछताछ होगी। आपको बता दें कि देखिए कांके अंचल जो है लगातार विवादित रहा है, जमीन कारोबारियों को वहां गढ़ रहा है। यहाँ समझिए वहां का इतनी बड़ी सेक्टर है कि आप समझ सकते हैं कि लगातार 6 महीने से अधिक होंगे आप डाटा या लेकिन 300 से अधिक जो है दखल खारिज के मामले लंबित है। ऐसे कई ऐसे उदाहरण है तो वहाँ कई मामलों का निपटारा है जो बिना पैसा दिए, बिना नजारत दिए हुए नहीं किया मुकाम। तो लगातार इसके लेकर के सरकार भी इस हिदायतें दी और सरकार इस पर लेकर के सख्त भी रहा। वैसे में कोई भी राय नहीं हुई तो अंततः ईडी ने इस बात को शिकायतें के बाद वो कार्रवाई की है और रेड की है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जिस तरह से अजय कमलेश सिंह को कई सारे समन ईडी ने दिए, किसी भी समन का ना उन्होंने जवाब दिया ना वो हाजिर हुए और अब ईडी उनके घर पहुंच गई, वहां छापेमारी की। अगर छापेमारी में कुछ दस्तावेज मिलते हैं और कुछ निकल कर आता है तो क्या कमलेश सिंह की गिरफ्तारी संभव? जी बिल्कुल, जो उसी आधार पर देखिए कल रिक्की रेड हुई है अंचल कार्यालय में, उनके जो जामीन दस्तावेज जो जब्त किए हैं उन पर तहकीकात चली। तो मुझे लगता है कि जब पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी और मुझे लगता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ होगी मुझे लगता है कि जमीन के कारोबारियों का एक नया फिर खुलासा झारखंड में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जमीन कारोबारियों के खिलाफ लगातार जारी है, क्या माना जाए अब कमलेश सिंह के बाद और कौन कौन रडार पर? देखिए अभी तक जमीन कारोबारियों की अगर बात करें, जमीन से संबंधित मामले, घोटाले के मामले में अभी तक ईडी ने 23 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें आपने देखा होगा कि पूर्व अभी वर्तमान के सीएम हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल रहे। उनके जो भी एक्टर्स में जो भी लोग शामिल रहे, अंशु तिर्की से लेकर के तमाम विनोद सिंह के तक ये सारी चीजें हैं वो जमीन कारोबारी से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो प्रेम प्रकाश की मामला की बात कर ले तो तमाम लोग उसे जमीन से कारोबार से जुड़े हुए। तो लगता है कि मुझे लगता है कि पूछताछ या जांच की पूरी अगर अच्छी तरीके से जांच की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झारखंड का बड़ा रैकेट मिल सकता है। यानी जमीन घोटालों से जुड़े मामले में जमीन कारोबारियों पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है, कई और ईडी की रडार पर है। कमलेश सिंह के घर में छापेमारी के बाद क्या कमलेश सिंह की गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ सबूत उनके खिलाफ निकलते हैं और अगला नंबर किसका, उस पर सभी की निगाह है। अजय बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो रांची से बड़ी खबर, जहां जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान जमीन कारोबारी कमलेश सिंह के घर ईडी ने छापा मारा, छानबीन वहां की। कई बार कमलेश सिंह को समन भी किया गया था, हालांकि किसी भी समन का उन्होंने ना जवाब दिया ना ही वो हाजिर हुए, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लेते हुए उनके घर में छापा मारा। हालांकि छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कमलेश सिंह की गिरफ्तारी होती है, उस पर सभी का इंतजार।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में भी आकाशीय बिजली का प्रकोप देखने को मिला है। जहां आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए, जिनका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मुगलसराय थाना क्षेत्र के भिसौड़ी और कुंडा कला गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं अलीनगर थाना क्षेत्र के बुरुईपुर गांव में चैस चराते वक्त 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कंदावा थाना क्षेत्र के कोदई गांव में भी एक शख्स की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि चंदौली अभय कुमार पांडे ने पुष्टि की है। तो आकाशीय बिजली का प्रकोप देखने को मिला, 5 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस तरह से लगातार मौसम खराब बना हुआ है, आकाशीय बिजली का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से चंदौली में 5 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंदौली एसडीएम ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 5 लोगों की चंदौली में मौत हो गई है। तो एक तरफ जहां उत्तर भारत में मॉनसून अपनी दस्तक दे चुका है, लगातार मॉनसून की वजह से जगह जगह मॉनसून का प्रकोप भी अब देखने को मिल रहा है, वहीं चंदौली में आकाशीय बिजली की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।